Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine. तो अगर किसी को कोई टेक्निकल क्वेरी है तो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, फिर हम एक के बाद एक उसको एड्रेस करते हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट द सेशन. पेपर का पैटर्न मैंने पोस्ट कर दिया था, तो वो वही रहेगा. और काइंडली आप सिर्फ टेक्निकल क्वेरीज जो हैं वो पूछने की कोशिश करें इसमें. या किसी को कोई टॉपिक समझ में ना आया हो या कोई एम्बिग्युइटी है तो उसमें बता दीजिए. कोलैबोरेशन डायग्राम नंबरिंग. ओके, तो मोहम्मद तुलैब बिन तुसैफ ने एक सवाल किया है कि कोलैबोरेशन डायग्राम की जो नंबरिंग है वो हम कैसे लगाएंगे. ठीक है, तो देखो कोलैबोरेशन डायग्राम्स जो है वो जैसे सीक्वेंस डायग्राम बनाते हैं उसमें टाइमिंग आप ऊपर से नीचे दिखाते हैं ना. तो वाई एक्सिस के ऊपर टाइम ऊपर से नीचे फ्लो हो रहा होता है सीक्वेंस के अंदर, लेकिन कोलैबोरेशन में टाइमिंग का एलिमेंट होता है, वो आप उसी टाइम को आप नंबरिंग में दिखाते हैं. तो एरो के ऊपर आप जस्ट नंबर लगा देंगे और उससे आइडेंटिफाई होगा कि ये वाला इवेंट पहले आकर हुआ है, और उसके बाद नंबर 2 जो होगा वो उसके बाद पता चल जाएगा कि सेकंड इवेंट या मैसेज कौन सा पास हुआ है ड्यूरिंग द कोलैबोरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. तो उससे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा. ऑब्जेक्ट्स वही रहेंगे जो सीक्वेंस में होते हैं, जस्ट आप उसको आइडेंटिफाई करके बताएंगे. ठीक है, तो कोलैबोरेशन डायग्राम टाइमिंग डायग्राम्स में टाइम कैसे लिखेंगे यानी किस बेसिस पर. ओके, स्लाइड खोल लेते हैं. लेट मी शेयर माय स्क्रीन आल्सो, तो आपको नजर आ जाएगा. अच्छा, अनस खान आप अपनी पर्सनल आईडी से शायद लॉगिन हुए. इट्स ओके, मैंने आपको एक्सेप्ट कर लिया है, बट कोशिश किया करें कि आप ऑफिशियल आईडी से लॉगिन हो. ओके, लेट मी गो into the lecture slides. Timing diagrams. हो गए. गालिबन वीक 10 में है टाइमिंग डायग्राम. लेट मी जस्ट ओपन इट अप फॉर यू. ठीक है, इंटरेक्शन डायग्राम एंड द टाइमिंग डायग्राम. ठीक है, तो टाइमिंग डायग्राम्स में टाइम कैसे बताएंगे. अच्छा, टाइम के दो एलिमेंट्स थे. ठीक है, तो एक टाइमिंग डायग्राम की एग्जांपल हम बोल लेते हैं. फॉर एग्जांपल ये एक अच्छी एग्जांपल है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो टाइमिंग डायग्राम के अंदर आपने यहाँ पे ड्यूरेशन कांस्टेंट जैसे 0 से 500 मिली सेकेंड लग रहा है, तो आप टाइमिंग के एलिमेंट को टाइमिंग डायग्राम में इस तरह से दिखाएंगे. ज्यादातर ये डायग्राम्स जो हैं वो जो सिनेरियो होता है जिसके अंदर परफॉर्मेंस चाहिए होती है आपको, तो उसके लिए बनती हैं. फॉर एग्जांपल कोई कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है, तो उसके लिए आपको परफॉर्मेंस चाहिए होगी, आपको रिस्पांस टाइम विद इन सम मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड चाहिए होगा. ठीक है, तो इसलिए आप टाइमिंग डायग्राम्स को बनाते हैं और उसके अंदर फिर वो टाइम दिखाते हैं. ठीक है, तो ये एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है जो कि आप टाइमिंग डायग्राम के अंदर दिखा रहे होते हैं कि भाई आपका सॉफ्टवेयर इतने रिस्पांस टाइम में
इसका रिस्पॉन्स वापस आ जाना चाहिए, ठीक है, जो कि आप फंक्शनल नहीं दिखा सकते ना किसी और व्यू के अंदर। तो टाइमिंग डायग्राम के अंदर ये जो टाइम का एलिमेंट है इस तरह से आप दिखाएंगे, दैट इज नोन एज ड्यूरेशन कांस्टेंट। जैसे 200 से 700 मिली सेकेंड यहाँ पे डेटा एक्सेस लेयर के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, तो दैट इज ए ड्यूरेशन कांस्टेंट, ठीक है। एक और मैंने आपको बताया था, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ये रहा टाइम कांस्टेंट, ठीक है। तो टाइम कांस्टेंट जो है वो अलग है ड्यूरेशन कांस्टेंट से। तो टाइमिंग कांस्टेंट जो है फॉर एग्जांपल स्टेट कब स्टार्ट होगी ये दिखाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे स्लीप से अवेक में ये आएगा तो उसका एक ड्यूरेशन मैंने दिखाया है, दैट इज 5:40 से 6 बजे तक कभी भी ये स्टेट में आ सकता है, अवेक की स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये ड्यूरेशन कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। ड्यूरेशन कांस्टेंट स्टेट के स्विच होने का टाइम होता है, ठीक है। तो ये चीज जो है वो आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। तो काइंडली ये कमेंट करके मुझे बताओ कि ये क्लियर हो गया। सेकंड क्वेरी मैंने, अच्छा अभी अपनी क्वेरीज जो है रोक के रखें, बहुत सारे ना करें, ठीक है। एक तो कोलैबोरेशन की मैंने क्वेरी एड्रेस कर दी है। तो तला मोहम्मद तुलैब बिन तुसैफ बेटा आप बताइए, ये क्वेरी आपको एड्रेस हो गई, आपको समझ में आ गया था? जी तुलैब बिन तुसैफ आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी आप बोल सकते हैं, आप काइंडली जैसा बोलिए। सर। सर आपने वीक 9 बी में जो 10th स्लाइड है उधर आपने एक बटन और एक सेंड बटन की एग्जांपल दी हुई है। 9B में, जी 9 बी में। ठीक है, 9B खोल लेते हैं, वीक 9B। इसकी जो 10th स्लाइड है। अच्छा मैं एक मिनट इसको फिर वो पीपीटी में खोलूं। 10 स्लाइड, ये है, हाँ 10 स्लाइड ये आ गई, जी जी ठीक है। सर इसमें अब जैसे आपने दिया है 1 का डिजिट कोड और 2 हम्म, का सेंड कोड दिया हुआ है, लेकिन आप जब डायलर से स्पीकर जा रहे हैं तो आप ये 1.2 कर रहे हैं और अगले में 2.1 कर रहे हैं। ये चीज़ नहीं समझ में आ रही। हाँ ये साइमल्टेनियस काम हो रहा है, देखो जो साइमल्टेनियस काम है ना, जो काम एक साथ होंगे, जो सिनेरियो लिखा हुआ है ना पीछे, ये यहाँ पे अगर आप सिनेरियो पढ़ेंगे ना तो वो कह रहा है कि ये काम एक साथ हो रहा है, मतलब जब सेंड बटन तुम दबाओगे ना तो साइमल्टेनियसली क्या होगा, स्पीकर पे भी जो टोन है उसकी वो एमिट होगी, जो डायल टोन होती है ना, जैसे टा टा टी टी करके जो भी आप डिजिट टाइप कर रहे हैं ना, उसकी टोन जाएगी वहां पे, और डिस्प्ले पे भी वो नंबर साइमल्टेनियस नजर आ रहा होगा। तो इसलिए इसने यहाँ पे इसको ग्रुप कर दिया है, यानी 1.1 और 1.2 करके कर दिया है इसने इसको। तो ये आप कर सकते हैं इस तरह से। तो ये सर साइमल, अगर जी जी और बोलिए। अगर नंबरिंग ना लिखें तो इसमें बहुत फर्क पड़ेगा। नंबरिंग में फिर आप कैसे बताएंगे कि साइमल्टेनियस काम हो रहा है? अगर आप ग्रुप कर देंगे ना, तो ये तो वन तो इसने दबाया, और वन के बाद क्या काम होने वाला है, तो 1.2 और 1.1 1.2 ये साइमल्टेनियस होगा। तो इस तरीके से तो वो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कि साइमल्टेनियस काम हो रहा है। अगर आप नंबरिंग नहीं लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हैं कि मैं वन दबाया मैंने और फिर मैं टू पे जो हूँ इमिट टोन कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, और थ्री पे मैं डिस्प्ले डिजिट करता हूँ, तो इसका ये मतलब वो ले सकता है देखने वाला डायग्राम को कि यार पहले तो इसका मतलब टू होगा और फिर थ्री होगा। तो ये वन के अंदर ही ग्रुप कर देने का मतलब है कि भाई वन के बाद जो दो काम एक साथ हो रहे हैं वो ये होंगे। फिर जब उसने फॉर एग्जांपल उसने डिजिट कोड कंप्लीट कर लेगा तो फिर वो सेंड का बटन दबाएगा, ठीक है। अब जब वो सेंड का बटन दबाता है तो क्या होगा, फिर 2.1 पहले सेलुलर रेडियो पे कनेक्ट होगा, और फिर 2.1.1, इसका मतलब है कि ये होने के बाद सेलुलर रेडियो जब कनेक्शन स्टेब्लिश कर लेगा, उसके बाद क्या करेगा कि ये डिस्प्ले पे बताएगा कि लाइन यूज में है। तो ये इसको इस तरह से भी आप कर सकते थे, यहाँ आप कर सकते हैं कि नंबरिंग फॉर एग्जांपल आप टू के बाद थ्री कर दो और थ्री के बाद फोर कर दो यहाँ पे, तो थ्री जो है वो 2.1 हो जाएगा और फोर जो है वो इन यूज आ जाएगा। तो यहाँ आप कर सकते हैं क्योंकि ये सिक्वेंशियल काम हो रहा है, पहले ये होगा और उसके बाद ये होगा। लेकिन यहाँ पे जो जैसे स्पीकर और डिस्प्ले है ना, तो वेरी गुड क्वेश्चन, आई एम ग्लैड कि आपने ये पूछा। तो इसके अंदर साइमल्टेनियस काम हो रहा है, इसलिए ये ग्रुप करके बताया कि जी दोनों जो है ना काम एक साथ होंगे, ठीक है। इज दैट क्लियर? जी सर। ठीक है, अच्छा
तुलैब बिन तुसैफ की क्वेरी एड्रेस कर दी है। अच्छा, एना आपने कहा है टाइमिंग का एलिमेंट्स, मैंने भी एक्सप्लेन किया ड्यूरेशन कांस्टेंट और टाइमिंग कांस्टेंट्स, तो इसकी मदद से आपको पता चल गया होगा आई गेस कि यही क्वेरी है आपकी। और अगर कुछ और है तो आप काइंडली बता दें अभी कि समझ में आ गया या नहीं समझ में आया है। ठीक है, ठीक है। टाइमिंग डायग्राम्स में दो तरह के टाइम्स होते हैं, एक ड्यूरेशन कांस्टेंट होता है और एक टाइमिंग कांस्टेंट होता है। ड्यूरेशन कांस्टेंट जो है स्टेट चेंज की ड्यूरेशन होती है, और टाइमिंग कांस्टेंट जो एक एरोज लगा के आप दिखाते हैं, दैट इज नोन एज टाइम कांस्टेंट। तो वो जो है स्टेट कब स्टार्ट होगी उसकी ड्यूरेशन होती है, ठीक है। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, एक दफा फिर हम टाइमिंग कांस्टेंट और ड्यूरेशन कांस्टेंट बता देते हैं, और फिर उसके बाद सनी आपकी क्वेरी के ऊपर आऊंगा मैं, ठीक है। जस्ट वेट अ मिनट। देखो ये टाइमिंग डायग्राम है। टाइमिंग डायग्राम जब आप बनाएंगे ना, तो आप यहाँ पे वाई एक्सिस के ऊपर तुम देख रहे हो यहाँ पे सारे क्लासिफायर्स लिख दिए हैं इसने, वेब यूजर, वेब ब्राउजर, डीएनएस रिजॉल्वर, सर्वलेट, डेटा एक्सेस एंड जेएसपी, ठीक है। तो ये सारे क्लासिफायर्स हैं, और इन सारे क्लासिफायर्स के आगे फिर उसने ये स्टेट्स लिखी हैं, ठीक है। प्रोसेस जैसे जेएसपी के अंदर प्रोसेसिंग, सेंडिंग रिस्पॉन्स, वेटिंग, तो ये सारी स्टेट्स हैं इनकी, ठीक है। और जब भी आप टाइमिंग डायग्राम बनाएंगे तो इसके अंदर आप फिर स्टेट स्विच होने का टाइम दिखाते हैं। अब स्टेट स्विच होने का टाइम हमें क्यों चाहिए होता है, ठीक है। नॉर्मली ई कॉमर्स की एप्लीकेशंस जो होती हैं उसके अंदर रिक्वायर नहीं होता कि भाई आप जो हैं वो परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा अच्छी दिखाएं, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर किसी एप्लीकेशन के अंदर कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स या इस तरह की चीज़ें शामिल हैं जिसमें गारंटी होनी चाहिए कि भाई टाइमिंग जो है ना, रिस्पांस का जो टाइम है वो आपका गारंटीड आपको मिल जाए विद इन सर्टेन माइक्रो सेकेंड्स या मिली सेकेंड्स, ठीक है। तो उसके लिए आप टाइमिंग डायग्राम्स बनाते हैं। तो ये एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है जो कि आप दूसरे मतलब और व्यूज के अंदर इस तरह से नहीं दिखा सकते, ठीक है। तो अब ये जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे डीएनएस रिजॉल्वर लिखा हुआ है, तो प्रोसेसिंग का जो उसका टाइम होगा वो फॉर एग्जांपल वो बता रहा है कि एट मैक्स जो ये जाएगा ना, वो टाइम जाएगा 500 मिली सेकेंड तक, ठीक है। 0.500 मिली सेकेंड इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो एट मैक्स 500 मिली सेकेंड से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये इसकी परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट है। इसी तरह से ऑब्वियसली अगर डीएनएस सही रिजॉल्व करके नहीं दे रहा है तुम्हें, तो गूगल ने अपने डीएनएस बताए हुए हैं आपको। अगर आपका आईएसपी का डीएनएस स्लो है, और जो कि यूजुअली होते भी हैं, तो आप क्या करते हैं, आप अपने टीसीपी आईपी में जाके ना, सेटिंग्स में जाके आप गूगल के डीएनएस डाल लेते हैं, जैसे 8.8.4.4 है, और इस तरह से 8.8.8.8 भी है, ठीक है। तो दो तीन तरह के इसमें दिए हुए होते हैं, तो आप वो सेट कर लें तो आपका बड़ी इजीली जो है ना रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि उसने फिर वो जो है ना अपने हाई परफॉर्मेंस सर्वर्स के ऊपर उसको डीएनएस को रखा हुआ होता है ताकि जल्दी से आपको रिस्पॉन्स मिल जाए। अच्छा, ड्यूरेशन कांस्टेंट तो ये हो गया कि एक स्टेट चेंज होने का टाइम, ठीक है। जैसे प्रोसेसिंग से आइडल में जाएगा ये, उसके बाद फिर आइडल के अंदर कितनी देर रहता है, अगर ये इसको दिखाना है तो वो भी दिखा सकते हैं आप। तो अब एक और तरह का कांस्टेंट होता है जिसको आप कहते हैं टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट में क्या होता है बेटा, कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने का टाइम नहीं है, ये बेसिकली स्टेट स्टार्ट होने का टाइम है। फॉर एग्जांपल स्लीप से अवेक में ये कब आएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसने अलार्म तो लगाया है 5:40 AM का, लेकिन एक्चुअली वो शायद उठे ना 5:40 AM पे, अलार्म बजता रहेगा 1-2 मिनट तक, ठीक है। उसके बाद शायद वो उठे, शायद 3 मिनट के बाद उठे। तो यहाँ पे ये एक फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने के लिए ना, कि एक्चुअली वो फुल्ली अवेक जब हो जाएगा तो इस दौरान जो है ना वो कभी 15 मिनट के अंदर अंदर वो जो है ना अवेक स्टेट में आ जाएगा। तो ये टाइमिंग कांस्टेंट होता है, टाइम कांस्टेंट होता है, ठीक है। ड्यूरेशन कांस्टेंट इज स्टेट चेंज का टाइम, ठीक है। तो ये दो तरह के इंपॉर्टेंट टाइमिंग कांस्टेंट थे यहाँ पे। आई होप कि ये क्वेरी एड्रेस हो गई है एना की। ओके, क्लियर है, ठीक है। तो 1 2 अच्छा सॉरी, अब हम सनी की क्वेरी पे आ जाते हैं। सर व्हाट वुड बी ए सिनेरियो
that uses non-interruptible region in an activity diagram. Non-interruptible region, ठीक है। देखो इंटरप्टेबल रीजन अगर आपको दिखाना है ना, तब तो आप डॉटेड एरो डॉटेड बॉक्स लगा के आप दिखाओगे, और उसके अंदर फिर आप वो फ्लैश का सिंबल दिखाएंगे कि जी ये इंटरप्ट होगा यहाँ पे। और अगर नॉन इंटरप्टेबल आपको दिखाना है तो फिर आप वो डॉटेड बॉक्स और फ्लैश का सिंबल नहीं लगाएंगे। दैट्स अंडरस्टूड के वो जो है ना नॉन इंटरप्टेबल है, ठीक है। तो इसको सनी आप मुझे रिमाइंड करा दें ये एक्टिविटी कौन सी डायग्राम कौन सी वीक में थी, तो मैं उसको खोल देता हूँ, या अगर समझ में आ गया तो ठीक है। मेरे ख्याल से एक्टिविटी वाज आई गेस इन 9th वीक में होगी शायद, है ना? यस 7 8 में होगी, लेट मी चेक। एक्टिविटी डायग्राम्स नॉन इंटरप्टेबल, ये एक्सपेंशन रीजन है, उसके बाद हमने ये आ गया, ठीक है। तो देखो अब इंटरप्टेबल रीजन तुम्हें दिखाना है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो हैंडलर दिखाया है इंटरप्टेबल रीजन। एक मिनट, ओके ठीक है, ये रहा इंटरप्टेबल रीजन यहाँ पे दिखाया हुआ आपको, ठीक है। तो इसमें सेंड और रिसीव मैसेजेस होंगे। तो ये जो देखो एरो जिसमें पीछे होता है ना, जैसे यहाँ पे गेट बग रिपोर्ट लिखा हुआ है, ठीक है। इसको और थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि और समझ क्लियरिफाई हो जाए चीज। देखो इसके अंदर ये रिसीव सिग्नल है। इंटरप्टेबल रीजन के अंदर कौन सी एक्टिविटी इंटरप्ट होगी, दैट इज वेकेशन, ठीक है। अब वेकेशन को जब इंटरप्ट होगी तो इसको कोई ना कोई इंटरप्ट करने के लिए आपको कोई सिग्नल भेजना पड़ेगा, और ये कोई सिग्नल रिसीव करेगी। तो इसलिए डॉटेड बॉक्स के अंदर इसने रिसीव सिग्नल भी बता दिया कि कौन सा सिग्नल रिसीव होगा तो ये एक्टिविटी इंटरप्ट होगी, ठीक है। तो वेकेशन वाली एक्टिविटी जो 2 वीक्स की इसकी वेकेशन चल रही है, वो जैसे ये सिग्नल आएगा, बग रिपोर्ट आएगी, तो ये इंटरप्ट हो जाएगी। तो ये इंटरप्टेबल एक्टिविटी रीजन दिखाने के लिए। अब आपका जो क्वेश्चन था सनी, वो ये था कि नॉन इंटरप्टेबल रीजन आप कैसे दिखाएंगे। तो सिंपल इज दैट कि नॉन इंटरप्टेबल रीजन क्योंकि इंटरप्ट हो ही नहीं सकता है, तो आप क्या करेंगे कि इसके अंदर आपको कोई भी डॉटेड ये बॉक्स बना के रिसीव सिग्नल लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी नॉन इंटरप्टेबल रीजन दिखाने के लिए, ठीक है। क्लियर है। इसी तरह से यहाँ पे ये बेसिकली जो सिग्नल होता है रिसीव होने के बाद, जैसे गेट बग है ना, गेट बग होने के बाद ये क्या करेगा, तो कैंसल वेकेशन होगी। तो यहाँ पे ये एक्चुअली हैंडलर है, ठीक है। हैंडलर जो है वो ये फ्लैश के सिंबल के साथ इसको बताया हुआ है कि एक्चुअली जब एक्सेप्शन आएगी तुम्हारी तो तुम करोगे क्या। तो वो कोड या वो फंक्शनैलिटी आप यहाँ लिखेंगे, कैंसल वेकेशन का प्रोसेस यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो कैंसल वेकेशन हो जाएगी तो फिर वो करेगा क्या कि मतलब वापस जाएगा, ट्रैवल करेगा, टिकट्स वगैरह बुक कराएगा, जो भी उसकी प्रोसेस है ना सारा कैंसिलेशन का, वो यहाँ पे आएगा। इसी तरह से अब आप देखिए अगर एक और एग्जांपल में, जैसे कि पीछे आपको दिखाया हुआ था, लेट मी शो यू। ये वाली एग्जांपल में देखो, एग्जाम्पल के अंदर अब अगर कोई एक्सेप्शन आ रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे भी जो है ना इसको आईओ एक्सेप्शन से मॉडल किया हुआ है इसने, वही फ्लैश का सिंबल इसने लगाया है, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शंस को मॉडल करने के लिए इसने कोई ये कोई सिग्नल रिसीव नहीं कर रहा है। जब भी एक्सेप्शन तो देखो रन टाइम पे कभी भी आ जाएगा, उसके लिए कोई सेंड सिग्नल भेजने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक्सेप्शंस के लिए ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल आईओ एक्सेप्शन आएगा तो उसका आगे फिर फर्दर हैंडलर लिखा हुआ है, हैंडल आईओ एक्सेप्शन। तो ये हैंडलर होंगे ये, जैसे कि वहां पे भी हैंडलर है, तो ये एक्सेप्शन हैंडलर होंगे, जो कि अगर आईओ एक्सेप्शन आता है तो कोड क्या लिखेंगे आप, और सीक्वल एक्सेप्शन आता है तो एक्चुअली हैंडल कैसे करेंगे उस एक्सेप्शन को, ठीक है। तो वो आपने यहाँ पे लिखना होगा। लेकिन यहाँ इसके अंदर इस स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी के अंदर डॉटेड लाइन बना हुआ है, सब कुछ है, लेकिन रिसीव सिग्नल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई बटन प्रेस नहीं कर रहा है, कोई ऐसी चीज नहीं, कोई सिग्नल भेजा नहीं जा रहा है। ये रन टाइम पे जैसे ही आपके पास एक्सेप्शन आएगा तो उसको हैंडल करना है आपने, ठीक है। तो दैट वाज अ प्रीटी गुड क्वेश्चन, कि आई एम ग्लैड कि किसने आस्क किया था ये क्वेश्चन, ताकि
कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बच्चों के। सनी, गॉट इट सर, ओके। अच्छा, सनी का ये सवाल हो गया। आई होप के बाकी सबकी भी समझ में आ गया होगा। अच्छा, ऐना को दोबारा बता दिया। शहीद मुमताज पे आ जाते हैं। सर ये स्टेट, अच्छा एक चीज और मैं जरा थोड़ी सी बता दूं आपको कि फॉर एग्जांपल जैसे टाइमिंग डायग्राम मैंने आपको बताई थी ना, कि टाइमिंग डायग्राम जो है वो इस तरह बनती हैं, ठीक है। तो अब टाइमिंग डायग्राम में तुम ये देखो कि यहाँ पे जो है ना स्टेट स्विचेस दिखाई जा रही हैं आपको। एक और तरीके की टाइमिंग डायग्राम होती है, ठीक है, जैसे कि नीचे दिखाएंगे ये, इसके अंदर जो है ना स्टेट की वैल्यूज दिखाई में जैसे डायरेक्ट, तो वैल्यू स्टेट डायग्राम कहते हैं इसको, जैसे आइडल, वेटिंग और व्यूइंग, ठीक है। ये मुश्किल होती है बनानी, ठीक है, लेकिन आप क्या करेंगे, आप जैसे कि हम मुख्तलिफ क्लासीफायर के साथ स्टेट्स लिखते हैं ना, वेब यूजर, व्यूइंग, वेटिंग और आइडल, तो तीनों स्टेट्स यहाँ पे लिख दो, ये आसान है बनाना था, और इससे नजर भी आसानी से आ जाता है कि आप आइडल से वेटिंग में गए और वेटिंग से फिर आप व्यूइंग में चले गए, ठीक है। तो आप इस तरीके से बनाइएगा डायग्राम एग्जाम के अंदर, तो वो ज्यादा बेहतर है। कॉम्पैक्ट व्यू में भी बना सकते हो, लेकिन बेहतर है कि आप ना बनाएं, ठीक है। इसमें गलती कर जाते हैं बच्चे, और मैं रेकमेंड नहीं करता कि आप लोग इस तरीके से आइडल, वेटिंग और व्यूइंग इस तरह से लिखें, ठीक है। तो एक और इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, जो मैं देख रहा था, ये किसी बच्चे ने पूछा था मुझसे ईमेल पे, तो मैंने कहा कि एक सेशन रख के हम उसको समझा देंगे। तो स्टेट टाइमिंग इन टाइमिंग डायग्राम, ठीक है, तो ये आप इस तरह से स्टेट स्विचेस बताएंगे। और एक और होता है वैल्यू लाइफ लाइन, ठीक है। तो ये वाली वो जो वैल्यू लाइफ लाइन है ना, ये बनाने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमने टूल में भी इसी तरीके से कवर किया था इसको। तो आप मुख्तलिफ मल्टीपल कंपार्टमेंट्स बनाएंगे हर क्लासीफायर के, उसके अंदर स्टेट्स लिस्ट डाउन करेंगे और फिर आप ये बना दिया करेंगे, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने कहा कि मैं शेयर कर दूं। एक बच्चे की क्वेरी आई थी मेरे पास ईमेल पे, तो इसलिए मैंने इसको रेफर कर दिया, ठीक है। तो वैल्यू लाइफ लाइन बनाने की जरूरत नहीं है आपको, आपको जिस तरह से सिखाया गया है ना क्लास में, तो इस तरीके से बनाएं। ऑल्दो कि इसमें एग्जाम्पल में भी यहाँ पे दिया हुआ है वैल्यू लाइफ लाइन कैसे बनती है, कॉम्पैक्ट व्यू इसको कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आप नोटेशन बता सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप इस तरह से बनाएं, इसमें गलती का चांस नहीं होता, ठीक है। तो ये हो गया मेरी ये क्वेरी मैंने वैसे खुद ही बता दी। अब जो बच्चा था ना, किसका रहता था, अच्छा, अब ये शहीद मुमताज कहते हैं सर ये स्टेट्स मेंशन होंगी सिनेरियो में या खुद से अज्यूम करके बनानी होंगी? जी बेटा, मेंशन होंगी, हर चीज आपको जो है ना मतलब सिनेरियो के अंदर डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ होगा कि जी ये स्टेट है ये लगा दें, ये स्टेट है ये लगा दें, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि क्या होगा। और उसके अंदर आपने जो है वो ऑब्वियसली एक फॉर एग्जांपल कार है, फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें कहता हूँ एक क्लासिफायर है कार, ठीक है। तो अब कार की क्या स्टेट्स हो सकती हैं? कार जो है वो रनिंग स्टेट में हो सकती है, ठीक है। कार जो है वो आइडल स्टेट में हो सकती है या स्टेशनरी हो सकती है, या कार जो है वो मेंटेनेंस में जा सकती है। तो ये स्टेट्स जो डिराइव आप करते हैं ना, ये आप खुद करते हैं। तो ये सिनेरियो में कहीं लिखा हुआ नहीं होगा कि क्लासिफायर की स्पेसिफिकली शायद लिखा हुआ ना हो, ठीक है। तो लेकिन ये कि वो कॉमन सेंस से भी आप जो है ना डिराइव करके निकाल लेंगे उसको कि जी एक ऑब्जेक्ट है या क्लासिफायर है तो उसकी स्टेट्स क्या होंगी। जैसे बल्ब है, तो बल्ब की क्या स्टेट होती है, ऑन होगा या ऑफ होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना आप डिफरेंट स्टेट्स को निकाल सकते हैं, ये एनालिसिस करके जो है ना आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। ठीक है, और आ जाएं, गॉट इट सर, नीचे आ जाते हैं, ठीक है। होपफुली शायद मैंने ऊपर वाले सब क्वेरीज का जवाब दे दिया। अच्छा, ये जो है शहीद मुमताज का जवाब दे दिया। जवाद अहमद सर, रिसीव सिग्नल नहीं हो तो फिर भी ये इंटरनेट एबल होगा या वेकेशन? हाँ, रिसीव सिग्नल नहीं होगा ना, देखो इस केस में तो जो जो सिनेरियो मैंने तुम्हें बताया ना, रिसीव सिग्नल होगा ही होगा, ठीक है। ये क्वेरी का तो जवाब मैंने दे दिया है, ठीक है। तो और अगर रिसीव सिग्नल नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि वो रन टाइम पे जो है एक्सेप्शन आ रहा है, ठीक है। तो ये क्लियर है? जवाब काइंडली कमेंट करके बता दो। जी जी, ठीक है, थैंक यू, ऐसा ही है। अच्छा, अब तहमीना की क्यूरी पे आ जाते हैं। सर, व्हाट इज द बेटर अप्रोच टू रिप्रेजेंट preconditions given in the use case narrative? Okay, writing all the conditions only by one
using the diamonds right after the star node. Okay, start node. Okay, diamonds after the star. Shall we write the precondition as soon as the node encounters the condition that it is to be checked? Acha, what is the better approach to represent preconditions in given in the use case narrative? प्रीकंडीशंस कैसे दिखाई जाएंगी ये यूज केस नैरेटिव के अंदर, ये कह रहे हैं आप, आपका ये सवाल है। आप अपने सवाल को रिपीट कर दें। यूज केस नैरेटिव के अंदर ना, देखो मैं आपको बताता हूँ, यूज केस नैरेटिव जब आप लिखते हैं ना, तो आप उसके अंदर प्री कंडीशंस और पोस्ट कंडीशन लिखते हैं। एक्चुअली इस ये यूज केस जब यूटिलाइज होगा तो प्री कंडीशंस क्या होंगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं हीटर को ऑन कर रहा हूँ तो दैट इज या ये कि मैं फॉर एग्जांपल ये कहता हूँ कि मैं एसी को एडजस्ट कर रहा हूँ, तो दैट इज अ यूज केस, ठीक है। अब ये यूज केस जो है इसके लिए कुछ प्री कंडीशंस होंगी। ऑब्वियसली एसी प्लग इन होना चाहिए, ऑब्वियसली सारे कनेक्शंस बने हुए होने चाहिए, तो ये इसकी प्री कंडीशंस हो जाएंगी, ठीक है। और इसी तरह से इसकी पोस्ट कंडीशंस क्या होंगी, फॉर एग्जांपल अगर ये यूज केस एडजस्टमेंट हो गई है इसकी, ठीक है, तो टेम्परेचर ऑलरेडी एडजस्ट हो गया है, तो पोस्ट कंडीशन फॉर एग्जांपल आप ये लिख सकते हैं कि बस वो टेम्परेचर को मेंटेन करता रहेगा और कुछ नहीं करेगा, ठीक है, हाई या लो नहीं करेगा टेम्परेचर को, ठीक है। इस तरीके से आप यूज केस नरेशंस के अंदर लिख सकते हैं। तो बाय द वे ये यूज केस डायग्राम्स तो नहीं आने वाली हैं अभी, ना आपको नरेशंस आपको इस मिड टू में बताया जाएगा, लेकिन बहरहाल मैंने आपको समझा दिया हाउ टू रिप्रेजेंट इन द एक्टिविटी डायग्राम। यूज केस की प्री कंडीशन और पोस्ट कंडीशन एक्टिविटी डायग्राम्स में कैसे, जी तो यूज केस नरेशंस में लिखते हैं बेटा। नहीं सर, यूज केस नरेशन में हमारे पास जब गिवन होता है कि प्री कंडीशंस ये हैं और पोस्ट कंडीशंस ये हैं, तो जैसे असाइनमेंट के अंदर भी क्वेश्चन था, असाइनमेंट 2 के अंदर वहाँ पे यूज केस नैरेटिव लिखा हुआ था, उसके अंदर प्री कंडीशंस लिखी हुई थी। अब जब हम एक्टिविटी डायग्राम बनाएंगे तो हम स्टार्ट नोट से हम डायरेक्टली डायमंड्स बना के एक 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 करके हम लोग चेक कर देंगे सारी प्री कंडीशंस, या फिर जैसे ही जो प्री कंडीशन यूज हो रही होगी हमारे किसी यूज केस के अंदर, मतलब किसी एक्टिविटी के अंदर, हम उसके फॉलो में हम लोग जो है वो लिखेंगे, डायमंड बना के फिर चेक करेंगे। ये सवाल था बेसिकली। एक मिनट दोबारा मैं असाइनमेंट खोल लेता हूँ क्लियरिफिकेशन के लिए। असाइनमेंट 2 की बात कर रही हैं आप? जी सर। अच्छा, एक जॉब भी लगाऊंगा मैं अभी, ठीक है, एलेक्सर फेयर की जॉब है, बड़ी जबरदस्त जॉब है, बाद में बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। अभी हम पहले ये देख लेते हैं। किधर गया यार, 2024 SDA assignment, where is assignment 2 असाइनमेंट, ओके सॉरी, ये तो असाइनमेंट 2 फैकल्टी में आएगा, फैकल्टी को दिया था A2 SDA असाइनमेंट 1, ओके। इसमें आ जाते हैं हम सिनेरियो। यहाँ पे प्री कंडीशंस है ना, यहाँ पे तो ये कैसे रिप्रेजेंट करनी चाहिए, बेटर तरीका क्या है, क्योंकि यहाँ पे नीचे जाके जैसे ये फ्लो ऑफ एक्टिविटीज लिखा हुआ है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है सिस्टम फाइंड्स द पॉलिसी एंड डिस्प्लेज डिटेल्स, तो इधर हमें आके चेक करना चाहिए राइट आफ्टर के कस्टमर एंटर्स इन्फॉर्मेशन के पॉलिसी एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, या डायरेक्टली स्टार्ट नोट के बाद ही हम चेक कर लें कि पॉलिसी एग्जिस्ट होनी चाहिए, ये होनी चाहिए जितनी प्री कंडीशंस लिखी हुई है। हाँ देखो, प्री कंडीशन जो है वो आप जो है फ्लो ऑफ एक्टिविटीज में चेक करेंगे, वो तो डायरेक्टली तो नहीं कर सकते ना, एक्चुअली जब वो कर रहा होगा ना काम तो उस वक्त ही होगा वो। तो प्री कंडीशन यहाँ पे क्या लिखी हुई है, फॉर एग्जाम्पल यूज केस है ऐड
न्यू व्हीकल टू एन एग्जिस्टिंग पॉलिसी, ठीक है। तो ये इसका यूज केस है। और प्री कंडीशंस ये कहता है कस्टमर पॉलिसी मस्ट एग्जिस्ट एंड मस्ट बी अप टू डेट स्टैंडर्ड। हाँ ठीक है, तो ये तो पॉलिसी चेकिंग है ना, ये पहले होगी, क्योंकि ये जो है स्टैंडर्ड व्हीकल कंट्रोल टेबल्स फॉर दिस व्हीकल टाइप एंड ईयर मस्ट बी एग्जिस्ट, स्टैंडर्ड कवरेज टेबल्स एग्जिस्ट। तो ये देखो, ये तो इंडिविजुअल इसने बहुत ज्यादा डिटेल लिखी हुई है ना, तो आप इसके अंदर जो है ना वैलिडेशन चेक का एक यूज केस बना सकते हैं इन जर्नल, जो कि ये कर सके कि ये कह सके कि जी इससे पहले, ये काम करने से पहले ना, व्हीकल को एंटर करने से पहले जो है ना वैलिडेशन चेक हो रहे हैं इसकी, या उसकी वैलिडिटी जो है ना वो चेक की जा रही है, ठीक है। तो इसके अंदर तो ये 10 काम और कर सकता है प्री कंडीशन के अंदर। तो वो सारी की सारी वैलिडेशन चेकिंग जो है वो वहां पे हो जाएगी उसकी, और उसके बाद फिर वो आगे जाएगा एक्चुअल यूज केस के ऊपर जाएगा, जैसे ऐड न्यू व्हीकल टू एन एग्जिस्टिंग पॉलिसी, ठीक है। ओके सर। पहले ही होगा ये, ठीक है। वेरी थैंक गुड यू सर। क्वेश्चन, ताकि क्लियरिफिकेशन हो जाए बच्चों की। अच्छा, अब सर एक्सपेंशन रीजन एक्सप्लेन कर दें। ओके, एक्सपेंशन रीजन एक्सप्लेन कर देते हैं। तो एक्सपेंशन रीजन की स्लाइड खुली हुई है। देखो, एक्सपेंशन रीजन जो है ना, दीज रीजन्स आर एक्चुअली, आप कलेक्शंस के ऊपर जब भी कोई काम पैरेलल में कर रहे होते हैं ना, तो आप उसके लिए आप ये बनाते हैं। ये 3 बॉक्सेस भी कहीं कहीं आपको मिलेंगे बने हुए, और ये 4 बॉक्सेस भी मिलेंगे, ठीक है। तो एक्सपेंशन रीजन के अंदर आप क्या करते हैं, जैसे ऊपर ये बॉक्सेस बने हुए ना, ये 3 बॉक्सेस बने हुए, तो एप्लीकेशन का कलेक्शन है, और एक जो है वो पर्सनल हिस्ट्री का कलेक्शन है। तो अब हो क्या रहा है यहाँ पे, जो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है ना नीचे, तो अगर ये काम दोनों पैरेलल में हो रहे हैं, तो आप ऊपर जो है ना स्टीरियोटाइप यहाँ पे पैरेलल जैसे इसने लिखा हुआ है, ठीक है, बॉक्स के ऊपर, तो ये लिख देंगे आपके, ये काम जो है यहाँ पे, ये दोनों काम जो है पैरेलल में हो रहे हैं, और ये क्या कर रहा है, वेरीफाई एप्लीकेशन कंप्लीटनेस और एलिजिबिलिटी भी चेक कर रहा है, ठीक है। देखो, जो पर्सनल जो भी बंदा है उसकी हिस्ट्री से वो उसकी एलिजिबिलिटी की हिस्ट्री निकालेगा कि भाई ये बंदा एलिजिबल भी है या नहीं है, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी चेकिंग एक प्रोसेस है, एक एक्टिविटी है, ठीक है। ये पैरेलल में हो रही है, और साथ साथ एप्लीकेशन की जो कंप्लीटनेस है ना, कि एप्लीकेशन उसने पूरी पूरी फिलअप की है या नहीं की है, तो एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग भी साथ में हो रही है, ठीक है। तो कलेक्शन जो है वो पर्सनल हिस्ट्री में से उठ के आएगा ऑब्जेक्ट, और एक ऑब्जेक्ट आएगा एप्लीकेशन में से, ठीक है। तो ये दोनों जो है वो प्रोसेस होंगे, और प्रोसेस होने के बाद फिर बेसिकली जो क्या हो रहा है कि एप्लीकेशन भी अगर वेरीफाई कंप्लीट है, और दोनों चीजें जो है ना, एलिजिबिलिटी भी है उसकी, तो आगे फिर वो डिसीजन बना रहा है कि अब करना क्या है, ठीक है। अगर दोनों में से कोई भी चीज सही नहीं है, तो पर्सन एलिजिबल नहीं है, वो बता देगा जी पर्सन इज नॉट एलिजिबल, और अगर एलिजिबल है तो आगे वो इसको वैलिड एप्लीकेशन के कलेक्शन में भेज रहा है। अगेन देखो, 2 इनपुट कलेक्शन है और एक आउटपुट कलेक्शन है इस केस के अंदर, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या जावा में या किसी भी और लैंग्वेज में, पाइथन में, कलेक्शंस जो है ना, आप जैसे एरे का कलेक्शन हो गया या लिस्ट का कलेक्शन हो गया, लिस्ट को भी कहते हैं, एरे लिस्ट को भी कहते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल टाइप्स हो सकती हैं इसकी, कोई भी टाइप हो सकती है। तो इन जर्नल किसी भी कलेक्शन को दिखाने के लिए ना आप ये बॉक्सेस बनाते हैं और उसको प्रोसेस करवाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सपेंशन रीजन। तो ये एक्सपेंशन रीजन होता है, और ये कलेक्शन, पैरेलल कलेक्शंस को प्रोसेस करने के लिए आप यूज कर रहे होते हैं। ये दिखाते हैं कि भी आप ये काम कलेक्शंस के ऊपर कर रहे हैं। तो एक्चुअली कलेक्शन के ऊपर एम्फेसिस होता है इसके अंदर, कि ये काम जो है, तो एक रिकॉर्ड जो है वो, फॉर एग्जांपल मेरी एप्लीकेशन है ना, तो मेरा रिकॉर्ड जो है वो एप्लीकेशन के अंदर किसी कलेक्शन में रखा हुआ होगा, एप्लीकेशन के कलेक्शन में, और क्योंकि मेरी एप्लीकेशन की क्यू लगी हुई है, ठीक है, तो वो फाइल अलग होगी, और पर्सनल हिस्ट्री की फाइल मेरी अलग होगी, फॉर एग्जांपल वो एक अलग कलेक्शन में होगा उसके पास, वो कहीं और से उठ के आ रहा होगा। तो इन दोनों को प्रोसेस करने के लिए आप एक्सपेंशन रीजन्स ड्रॉ करते हैं और बनाते हैं। और नीचे वाला तो मैंने एक्सप्लेन किया था अभी, कि वो किस तरह से आप जो है ना वो एक्सेप्शंस को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। तो होपफुली ये समझ में आ गया होगा। थेमासिस बेटा, आपके काइंडली कमेंट करके बताइए कि आपकी समझ में आ गया। ओके, जबरदस्त। अच्छा जवाब सर, टाइमिंग डायग्राम में हम टाइम की हेल्प्स एक्शन स्टेट्स ही डिस्क्राइब
करते हैं किसी भी एंटिटी की। तो टाइमिंग डायग्राम में हम टाइम की हेल्प्स एक्शन स्टेट से डिस्क्राइब करते हैं। इससे आपका मतलब है कि हाँ, बेसिकली जो स्टेट्स होती है ना आपकी, बेसिकली वो इम्यूटेबल स्टेट्स होती हैं, ठीक है, सही कह रहे हो तुम। तो उसके अंदर ऐसा नहीं होता कि भाई वो फर्दर और डिविजिबल होंगी। एक्शन स्टेट से गालिबन तुम्हारा ये मतलब है। तो टाइमिंग डायग्राम के अंदर बेसिकली आप जो हैं क्लासिफायर की स्टेट्स बताते हैं। क्लासिफायर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि ऊपर स्लाइड में बताया था मैंने, सिर्फ ऑब्जेक्ट्स नहीं होते, मतलब सिर्फ क्लास नहीं होगी। क्लासिफायर मीन्स के बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ सकती हैं, लेकिन यूजुअली लोग इसको क्लासेस के ऊपर मैप करते हैं, ठीक है, टाइमिंग डायग्राम्स के अंदर। तो ये जो क्लासिफायर की स्टेट्स हैं वो आप दिखा रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं जस्ट ऐसे ही मैं एक ऑब्जेक्ट सोच रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वाटर टैंकर है, जैसे घरों पे सप्लाई करता है ना, वाटर टैंकर होता है। तो वो एक क्लासिफायर मैंने ले लिया है। अब मुझे इसकी स्टेट्स दिखानी है, तो वाई एक्सिस पे मैंने क्या किया कि क्लासिफायर ले लिया, और उसके आगे फिर मैं उसकी मल्टीपल स्टेट्स दिखाऊंगा। ठीक है। तो लेट्स डू ए क्विक सेशन ऑफ एनालिसिस कि हम वाटर टैंकर की स्टेट्स कैसे कैसे, कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो हम फॉर एग्जांपल बनाएंगे, ठीक है। या थोड़ा सा मैं स्लो हूँ टाइप करने में, ठीक है, क्योंकि एक हाथ से हो रहा है ये काम। तो आप काइंडली जरा इसको तो वाटर टैंकर जो है, ठीक है, ये है। तो इसकी स्टेट्स जो हैं वो आप लोग बताइए कि क्या क्या स्टेट्स हो सकती हैं, ठीक है। मैं भी आपकी हेल्प आउट करूंगा ताकि आपको एनालिसिस का प्रोसेस जो होगा ना, टैंकर, वाटर टैंकर जो घर पे पानी सप्लाई करते हैं ना, जैसे आप पानी मंगवाते हैं, ठीक है। तो एक स्टेट फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक स्टेट तो इसकी होगी कि भाई वो डिलीवर करने जा रहा है, डिलीवरिंग हो रहा है, ठीक है, गया हुआ डिलीवर करने के लिए। और स्टेट्स बताओ मुझे, कोई बताए यहाँ पे लिख दें आप भले, जिसके जहन में आ रही है स्टेट्स। मैं फिर आपको और फर्दर इसमें बताता हूँ। फिलिंग, वेरी गुड, ठीक है। तो टाइप करना मेरे लिए मुश्किल है, तो मैं इसको कट पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। फिलिंग आ गई, वेरी गुड जवाब। और बताइए स्टेट्स। एक क्लासिफायर है वाटर टैंकर, उसकी मैं डिफरेंट स्टेट्स दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। एनालिसिस देखो, अब मैं और एनालिसिस करता हूँ थोड़ी सी आपको हेल्प आउट करने के लिए, ठीक है। देखो वाटर टैंकर जो है सिर्फ फिलिंग नहीं कर रहा होता, कभी कभी ये होता है कि वो डॉकिंग स्टेशन पे डॉक्ड होता है, लेकिन वो अपनी जगह पे है और उसके ऊपर पाइप भी लगा हुआ है, लेकिन फिलिंग नहीं हो रही है। तो दैट इज एन अनदर स्टेट, दैट इज नोन एज डॉक्ड, ठीक है। जस्ट मैं अभी अपने जहन से सोच के बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो एनालिसिस करेंगे आप, कैसे सोचेंगे, ठीक है। आप थोड़ा सा उसके ऊपर वो करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि भाई किस किस स्टेट में फिलिंग तो हो रही है। फिलिंग एक वेरी गुड आपने बताया, बहुत जबरदस्त स्टेट बताई आपने कि फिलिंग तो होगी, उसकी होगी होगी। लेकिन ऐसा भी होगा कि भाई वो फॉर एग्जाम्पल अभी डॉक तो है, डॉक होगा तो फिलिंग की स्टेट में जाएगा, ठीक है। और जब वो डिलीवर कर देगा तो वो क्या करेगा, वो अनफिल भी करेगा, अनफिल कह लें इसको, या खाली करेगा, एम्प्टी टैंक करेगा। अनफिल लिख देता हूं मैं, ठीक है। ये भी करेगा, ये डिलीवरिंग कर रहा होगा कि वो डिलीवर करने के लिए जा रहा है, ठीक है। अनफिल भी हो गया, ओके। और उसके बाद और क्या स्टेट्स होंगी उसकी, एक तो डिलीवर करने के लिए जा रहा है वो, फ्यूल से रिलेटेड कुछ रखेंगे। फ्यूल
डिपेंड करेगा, ऐसे तो बहुत लंबी हो जाएगी डायग्राम, लेकिन डिपेंड करेगा कि सिनेरियो जो है ना वो क्या है, ठीक है। लेकिन बहरहाल ये भी सही है, फ्यूलिंग भी सही है, तो ठीक है। फ्यूलिंग ऑब्वियसली अगर उसके अंदर फ्यूल नहीं होगा, या वो अगर फ्यूल खत्म हो गया उसका, तो वो फ्यूलिंग अनफ्यूलिंग भी, अनफ्यूलिंग तो नहीं होती, वो तो कंज्यूम कर रहा होता है उसको, ठीक है। और क्या करेंगे, वेरी गुड, ठीक है। फ्यूल से रिलेटेड आपने अच्छी सजेशन दी है वैसे ही, ठीक है। डिलीवरिंग, फिलिंग, डॉक्ड, अनफिल्ड, फ्यूलिंग। अच्छा, इसके अलावा एक और स्टेट आ जाती है, फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस, ठीक है। मेंटेनेंस की एक स्टेट आएगी। इसके अलावा और क्या आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और क्या स्टेट्स हो सकती हैं इसकी, आप सोचें। और भी, और देखो स्टेट्स तो और भी बहुत सारी हो सकती हैं। इफ आई गो वाइल्ड, तो मैं कहूंगा कि जी इसका एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, और ये जी जनाब इसमें से ड्राइवर उतर के भाग गया है, ठीक है। तो लेकिन मेरे देखो, अब एनालिसिस जब आप करेंगे ना, तो इसके अंदर तो आप फिर मल्टीपल सिनेरियोज को नहीं देखेंगे। अब आप ये देखेंगे कि देखो ये इतनी स्टेट्स आपकी ना काफी हैं, ठीक है। ड्राइवर उतर के भाग गया है, ड्राइवर को हार्ट अटैक हो गया है, ये अब इतना अंदर नहीं जाओगे तुम, ठीक है। बस ये हो गई मेरी एनालिसिस, दैट्स ऑल। क्लासिफायर और उसकी स्टेट्स मैंने डिफाइन कर दी हैं, ठीक है। ये आप लोगों की समझ में आ गया एनालिसिस करनी कैसे है स्टेट्स की। कोई भी मतलब चीज होगी ना, तो आप सोचेंगे कि यार मतलब एक हद तक आप उसकी एनालिसिस करेंगे, बहुत ज्यादा एनालिसिस भी नहीं करो उसकी, मतलब डोंट ओवर थिंक, ठीक है। समझ में आ रही है ये बात सबके। तो ये इसकी स्टेट्स आ गई। तो एक्चुअली ये सवाल किसका था, हाँ ठीक है, जवाद आपके इस सवाल को मैंने एड्रेस कर दिया है होपफुली। एनालिसिस, एक सैंपल एनालिसिस करके मैंने उसको बता दिया आपको कि स्टेट्स आपने निकालनी कैसे है, ठीक है। तो ये सबकी समझ में आ गया, वेरी गुड, ठीक है। आई होप कि मेरी जो क्लास के बच्चे हैं वो टॉप करेंगे इंशाल्लाह। और आई हैव ए प्रीटी गुड फीलिंग कि हाँ, सब बच्चों को सब समझ में आ रहा है, और वाकई बड़े रेलिवेंट सवाल कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो आई एम हैप्पी विथ यू ऑल। तो इसके अलावा भी अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं काइंडली, ठीक है। बाकी मैं ये करूंगा, अच्छा इसको मैं एक मिनट, सेशन को एंड करने से पहले मैं आपको एक मिनट